गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं कि जनरल साइंस केमिस्ट्री का सेट नंबर 5, ठीक है ना। जनरल साइंस केमिस्ट्री का सेट नंबर 5 आप देखने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको 25-25 के 4 सेट पढ़ा चुका हूँ, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। मैंने आपसे बोला था 500 क्वेश्चन होने पर मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, ठीक है। वो तो जो होगा तब होगा जब 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको आज से हर एक वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में उसके जो आंसर होंगे वो मैं आपको अगले दिन बता दूंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपकी कंपटीशन तैयारी के लिए, प्रतियोगिता तैयारी के लिए आपके पास जनरल साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो नाउ यू स्टार्ट योर प्ले वीडियो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो भैया देखिएगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। यहाँ पर Z परमाणु क्रमांक होता है, P प्रोटॉन होता है, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। और जो हमारा लिखा हुआ 92 यूरेनियम 235 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो नीचे लिखा जाता है वो Z होता है, यानी परमाणु क्रमांक होता है। जो ऊपर लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है, उसको A से प्रेजेंट करते हैं। तो Z कितना है इसका? 92। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? P, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जो है वो आपकी वो आ जाएगी 92। तो आंसर होगा आपका 92 प्रोटॉनों की संख्या होगी। आया समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 102, क्या फोटॉन को विभाजित किया जा सकता है ना। कह रहा क्या फोटॉन को विभाजित किया जा सकता है। मैंने एक इस तरह का फोटॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया था कि फोटॉन जो है या फोटॉन को परमाणु का कण नहीं मानते हैं, या फोटॉन परमाणु की रचना में भाग नहीं लेता। तो आपका यहाँ पर आंसर है, क्वेश्चन है क्या फोटॉन को विभाजित किया जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये ऑलरेडी छोटा कण है जिसे हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है ना। 103 पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की जानकारी किससे प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी हमें किससे प्राप्त हो जाएगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, स्थिति हो गई, और उस पर कितनी ऊर्जा है, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी के लिए हमें क्या होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है परमाणु संरचना चैप्टर, जिसमें आपने पढ़ा है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला, नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं को किन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं को किस अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया देखें, ये आपका नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ठीक है। इस तरह से कक्षाएं होती हैं, जिसमें पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L और तीसरी कक्षा को M, चौथी को M। इन अक्षरों से, यानी जो नाभिक की तरफ से पहली कक्षा K, उसके बाद L, M और M, यानी K, L, M, N आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था कि कक्षाओं को किन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, तो क्रमशः K, L, M और N आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। 105 क्वेश्चन है, किस सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो देखिए अभी हमने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह से कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। ये भीतर वाली कक्षा हो गई K, ये L और ये बाहर वाली हो गई, है ना। तो क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है किस सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है। किस सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो आपका आंसर होगा
कि नाभिक के पास वाली कोष, नाभिक के पास कौन सी है, के, तो लिख सकते हैं आंसर आपका हो जाएगा के, अथवा कह सकते हैं नाभिक के पास वाली, नाभिक के पास वाली कोष की सबसे ऊर्जा कम होती है। उसी तरह का 106 नंबर है, सर्वाधिक ऊर्जा किस सेल की होती है, सर्वाधिक ऊर्जा किस सेल की होती है, तो परमाणु की जो बाह्यतम कोष होती है, यहाँ पर 3 कोष है तो तीसरी बाह्यतम हो गई, 4 होती तो बाह्यतम कौन सी हो जाती, 4 हो जाती, अगर चौथी कक्षा होती तो n हो जाती है ना। तो परमाणु की जो बाह्यतम कोष है, परमाणु की बाह्यतम कोष की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो यहां पर आपका जो जवाब होगा वो आंसर होना चाहिए बाह्यतम कोष की, ठीक है, बाह्यतम कोष की ऊर्जा सबसे अधिक। sp_f ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, sp_f उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, sp_f उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो क्रमशः s उपकोष में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, s, p, d और f। इस तरह से s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, p में मैक्सिमम 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। तो भैया आपको मम्मी कसम है ना, मम्मी की कसम है और पापा की भी है, तो आपको अपनी रोडियों कसम की जो है s उपकोष में, इन उपकोषों में एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता, 2 का 1 हो सकता, 6 का 3, 4, 5 हो सकते हैं, 10 के 8, 9, 7 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 10 का 11 नहीं होगा, 14 का 15 नहीं हो सकता। अगला देखते हैं 108, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो आपका जवाब होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना। आरआईएसएम में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 109 है, ऐसा तत्व जिसके सभी समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। ऐसा तत्व कौन सा है जिसके सभी समस्थानिकों के नाम अलग अलग है, तो आपका आंसर है यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। आप जानते हैं, देखिएगा 1H1, 1H2 और 1H3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम और इसका ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम। इस तरह से ये तीनों हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक ऐसे हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। पॉइंट नंबर 110 है, रेडियोधर्मिता किसका गुण है। तो रेडियोधर्मिता भैया रेडियो एक्टिव पदार्थों का गुण होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं दिया गया है और ऊपर से वो दे रहा है ऑप्शन में परमाणु का, नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, तो आपका जवाब होगा रेडियोधर्मिता नाभिक का गुण होता है, नाभिक का गुण होता है, ठीक है ना। अर्थात रेडियोधर्मिता में नाभिक में परिवर्तन होता है, ठीक। अगला पॉइंट आपका आता है कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, यानी रेडियोधर्मिता को किससे नापते हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है क्यूरी से। रेडियोधर्मिता को क्यूरी से नापते हैं। 112, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं। बीटा किरणें, वहन से मतलब होता है बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है। अब आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो बीटा किरणें जो है ऋणात्मक आवेश वहन करती हैं, ऋणात्मक, ठीक है, वो भी कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, इतना आवेश वहन करती है। गामा किरणें क्या है, गामा किरणें, अगला पॉइंट है गामा किरणें क्या है। तो गामा किरणें जो होती हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अर्थात गामा किरणें कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बनी होती है।
114 है, किन किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? किन किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो आपका जवाब होगा गामा किरणों। ठीक है ना, गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। सर्वाधिक आयनन क्षमता वाली किरणें कौन सी होती हैं? तो उसका जवाब है अल्फा किरणें। अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है और गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। आए बात सुनिए, इस तरह से आपके 115 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। चलिए आगे देखिए, किसके उत्सर्जन से संभारित का निर्माण होता है ना? तो आपका ये आंसर होगा बीटा कण। बीटा कण के उत्सर्जन से संभारित का निर्माण होता है, क्योंकि जब बीटा कण उत्सर्जित होता है, यहाँ पर देख लेंगे, बीटा कण उत्सर्जित होगा तो जेड में 1 की वृद्धि होगी, यानी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए संभारित बनता है। और जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जेड में Z-2 और A-4, यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है ना, चलिए तो आज का आंसर होगा बीटा कण। आगे देखते हैं आपका कह रहे किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है? अभी वही आंसर चल रहा था कि बीटा कण, है ना। अभी मैंने बताया कि बीटा कण अगर होगा तो Z+1 यानी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर बीटा कण होगा। इलेक्ट्रॉन के समरूप कण है। इलेक्ट्रॉन समरूप मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के समान कौन सा कण होता है? तो आपका जवाब होगा बीटा कण। ठीक है ना। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र यानी नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपका आंसर होगा विखंडन सिद्धांत पर। ठीक है ना, कौन सा आंसर? विखंडन सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। सर्वाधिक हानिकारक विकिरण किस अभिक्रिया से उत्पन्न होता है? सर्वाधिक हानिकारक विकिरण किस अभिक्रिया से उत्पन्न होता है? इसका भी आंसर यही है, विखंडन अभिक्रिया से, है ना। विखंडन अभिक्रिया से ही सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है। 121 पॉइंट नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने का काम कौन करता है? तो आपका जवाब होगा भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O। भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O। अगला है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें करते हैं? ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो मैं आपको बता दूं, फिर से आप याद कर लीजिएगा। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा कि कोबाल्ट 60 का आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो आपका आंसर होगा गामा किरण, है ना। गामा किरण उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका उपयोग होता है। 11Na23 से एक बीटा कण उत्सर्जन के पश्चात बनने वाला पदार्थ, देखिए यहाँ 116 और 117 की तरह है कि 11Na23 से एक बीटा कण उत्सर्जन के पश्चात बनने वाला पदार्थ जो होगा, क्योंकि आपका देखिए 11 है, 11Na23 और एक बीटा निकलेगा, तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाती है। 12 किसका होता है? 12 हो जाएगा। और 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा Mg, यानी मैग्नीशियम का निर्माण होगा। ठीक है ना। 124 92 236 से इतने बनने में कितने अल्फा कितने, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। पहले ये वाले आंसर दे दूं। 125 से कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज जो है किसने की थी? ये आपका जवाब होगा F जूलियट व आई क्यूरी। ठीक है ना। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज F जूलियट व आई क्यूरी ने की थी। अगला सर्वाधिक रेडियो सक्रिय यूरेनियम है। सर्वाधिक रेडियो सक्रिय यूरेनियम कौन सा होता है? तो यूरेनियम 235 जो है सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। किसी परमाणु का स्थायित्व तो निर्भर करता है, यानी कोई परमाणु कितना स्थायी है और कितना स्थायी नहीं होगा, ये डिपेंड करता है बंधन ऊर्जा पर। किस पर करेगा?
बंधन ऊर्जा पर। ठीक है ना, ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 124। मैं अभी आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 124। अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा कण जब उत्सर्जित होगा तो Z-2 और A-4, ठीक है, और जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो Z+1 और A में कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, यानी परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 92 यूरेनियम 236 से बन रहा है 87 224। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर 236 माइनस 224 A डिफरेंस आ जाएगा बराबर 6 में 4 गए 2 और 3 में 2 गए 1, 12 बटे 1 में कितना का डिफरेंस होता है? A में 4 का, तो 4 का भाग दे देंगे अर्थात 3 अल्फा कण आ जाएंगे। ठीक है ना, 4 या 12, 3 अल्फा कण उत्सर्जन के बाद Z, तो 3 1 में 2 का, 1 अल्फा कण से 2 की कमी होती तो 3 से कितने की होगी? 6, तो 92 माइनस 6 बराबर आपका आ जाएगा 86। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 86। क्रमांक हमारा होना चाहिए था 86, जबकि है 87, तो लिख सकते हैं बीटा कण बराबर 87 माइनस 86 बराबर, यानी जो भार आना चाहिए उससे ज्यादा है तो 87 में यानी 1 बीटा, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 3 अल्फा कण 1 बीटा। इतना उत्सर्जन आया समझ में? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 128 आपका जो है कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो इसका आंसर है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की सहायता से विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल है वो आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है। सोडियम धातु बहुत ही ज्यादा सक्रिय धातु होती है, वो जल से तुरंत क्रिया करती है, तो इसे किसमें डुबो कर रखते हैं? केरोसिन में, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, जिसका दूसरा नाम होता है केरोसिन। ठीक है ना, इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए तरीके से 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जिनमें से 10 क्वेश्चन मैंने 131 से 140 तक आपको आपके होमवर्क के लिए दिया है, जिसे आप घर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इनके जो आंसर हैं वो मैं आपको अगले वीडियोस में दे दूंगा। वैसे आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके सब पढ़े हुए हैं, क्लास 11th और 12th में पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, अगर नहीं आते तो इनके आंसर मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, तथा नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राधे।